हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ओके, मैंने यहाँ पे चेंज करना था, भूल गई। आई थिंक इट्स डे थर्ड 21 नवंबर को है। उसमें मैं ये रॉन्ग कर दिया था। अगली बार से मैं इसको रिमूव भी कर दूंगी सारी चीज़ों को। ओके नो, आज हम थर्ड सोशोलॉजिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट इट। तो आज हम बात करेंगे एंटोनियो ग्राम्सी की। ओके, किसकी बात करें? एंटोनियो ग्राम्सी की। इसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू लगा रहे थे। अब मुझे ये तो याद नहीं है कि इनका एक्चुअली जो सन था वो क्या था, लेकिन ये इटली बोर्न थे। इटली बोर्न थे। परिवार जो था पॉलिटिकल एंड सोशलिस्ट था, थोड़ा सा पॉलिटिकल टिल्टेड भी था। तो वो इनके भी इंटरेस्ट किस में थे? पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट थे। सोशलिस्ट एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट थे। उसके रिगार्डिंग फिर ये शायद 1920 में ये जेल भी गए थे। उस वक्त फासिस्ट जर्मनी में फासिस्ट गवर्नमेंट थी। फासिस्ट गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है कि ज़्यादा नेशनलिज्म, खुद के हितों के बारे में सोचना, थोड़ा सा यू नो व्हाट, कि भाई जो रेसिज्म भी ज़्यादा हो जाता है। वो जैसे कि हिटलर है, वो फासिस्ट आइडियोलॉजी थी उसकी भी, कि भाई हमारे देश सुपीरियर है, हमारी कंट्री सुपीरियर है, औरों को डिग्रेड करना, खुद को इस तरह की जो आइडियोलॉजी है। तो उस वक्त इनको ना 1920 में उनको जेल हो गई थी, जब इटली में क्या थी, फासिस्ट गवर्नमेंट थी। 1920 में इनको जेल हो गई थी, और जेल में ये काफ़ी सारी चीज़ें लिख रहे थे भाई। पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स पे लिख रहे थे, सोशलिस्ट थिंग्स पे लिख रहे थे, काफ़ी सारी चीज़ों पे लिख रहे, वेरी सारी चीज़ों पे लिख रहे थे। और उन्हीं सारी चीज़ों का जो कम्बिनेशन है, उन्हीं कम्बिनेशन से जो इनकी राइटिंग्स है, उन्हीं को कंबाइन करके इनका वो बनाया गया है। उसी को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं, जो भी इन्होंने जेल में बैठ के लिखा उन सबको, उनको कंबाइन करके क्या बनाया गया? प्रिजन नोटबुक्स। तो याद रखेंगे, सिलेक्शन फ्रॉम प्रिजन नोटबुक्स। तो ये याद रखेंगे प्रिजन नोटबुक्स क्या थी। ये प्रिजन में थे उस वक्त जब ये सारी चीज़ें लिख रहे थे, तो उसी से जो उसको लास्ट में इनके सारे जितने भी चीज़ों के उनको लिखा, उनको क्या बोल दिया गया? प्रिजन नोटबुक्स बोल दिया गया। तो ये इनके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू हो गया। ऐसा नहीं है कि ये कम्प्लीटली सोशोलॉजिस्ट थे, लेकिन सोशलिस्ट कंसेप्ट काफ़ी सारे मिलते हैं इनके बारे में। देखो, इन्होंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है, इटालियन मार्क्सिस्ट थे, थोरियस थे, पॉलिटिशियन थे। सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है सोशियोलॉजी में, पर्टिकुलरली इन द एरिया ऑफ कल्चरल हेजिमोनी। ये याद रखेंगे, ideology and the concept of organic intellectual. His idea have had a profound impact on critical theory and will influence various fields including sociology, political science, कल्चरल स्टडीज एंड ही आर। तो हम यहाँ पे इन्होंने ये सारी लाइनें पढ़ने का क्या मतलब है, हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कल्चरल हेजिमोनी की। देखिए लिखा हुआ है, आप पढ़ भी सकते हैं, बट हम बेसिकली अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट पे बात करेंगे। तो अंडरस्टैंडिंग का बेसिकली मतलब क्या है कि हम एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। कल्चरल हेजिमोनी में हम कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं? आप पहले हम ये देखते हैं कि हम बात किस चीज़ पे कर रहे हैं। सपोज करो, अगर हम इंडिया का एग्जांपल, एक इंडिया को कंसिडर करके हम बात करते हैं। वेट अ मिनट। तो जब हम बात करते हैं कल्चरल हेजिमोनी की, तो हम इसमें जब हम क्या बात कर रहे थे कि इसमें एग्जांपल ले रहे थे, राइट? तो हम देखते हैं कि अगर हम इंडिया के लेवल पे एग्जांपल ले रहे हैं, तो हम चलो बॉलीवुड का एग्जांपल ही ले लेते हैं। ओके, ये लिख नहीं पा रहे हैं, बस इसको आप कंसिडर कर लें, बॉलीवुड है। देखिए, हम जानते हैं कि नंबर ऑफ लैंग्वेज को कॉन्स्टिट्यूशन में रिकॉग्नाइजेशन प्राप्त है, लेकिन सबसे ज़्यादा स्पीकिंग पॉपुलेशन कौन सी है? हिंदी स्पीकिंग पॉपुलेशन है, नंबर वन। लेकिन क्या वो हिंदी स्पीकिंग पॉपुलेशन इसलिए है क्योंकि नंबर ऑफ हिंदी स्पीकिंग पीपल ज़्यादा थे? सिर्फ यही रीज़न नहीं है। इसके अलावा जो अगर बॉलीवुड का कंट्रीब्यूशन देखेंगे, तो जो कंट्रीब्यूट बॉलीवुड ने किया है हिंदी स्पीकिंग में, एंड देन जो वो शायद इरिप्लेसेबल है उसके कंपैरिजनली, कि इसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है हिंदी स्पीकिंग में बॉलीवुड का। जो भी हम जितनी भी चीज़ें देखते हैं, सारी हिंदी स्पीकिंग होती है। अगर कोई दूसरी लैंग्वेज में मूवी रिलीज भी होती है, तो अनटिल एंड अनलेस वो हिंदी में उसको रिलीज ना किया जाए, डब ना किया जाए, जब तक उसकी उतनी ज़्यादा अर्निंग नहीं हो पाती है, पहली बात। तो ये तो है कि लैंग्वेज की स्फीयर में बॉलीवुड का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इसके अलावा आप और कितने कंट्रीब्यूशन देखेंगे कि सपोज करें कि पर्टिकुलर जो अगर बाहर की देखो, सबसे थ्री इडियट ने कितना बड़ा बिजनेस किया है बाहर भी, अगर चाइना में भी देखें तो उसका ऑलमोस्ट ये क्या, चाइना चाइना में भी उसने काफ़ी बड़ा बिजनेस किया है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है चाइना की। अगर आप दंगल ने देखे तो कितना बड़ा बिजनेस किया है इंटरनेशनल लेवल पे। ये कितने, ये बहुत ही हाई वो है
अर्निंग मूवीज़ हैं। तो बेसिकली और अगर मूवीज़ भी देखी वो भी काफ़ी अभी जैसे कि अभी तो चलो चीज़ें चेंज हो रही हैं, लेकिन पहले जो बॉलीवुड का वो जो जितना भी बड़ा स्फेयर रहा है, वो बहुत बड़ा रहा है। तो मतलब ये मान के चल सकते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर तो बॉलीवुड ने ही रिप्रेज़ेंट किया है इंडिया को। तो जो बॉलीवुड में दिखाया जाएगा, अगर बॉलीवुड पहनावा दिखा रहा है, साड़ी एंड अदर टाइप ऑफ ड्रेसिंग, तो वो क्या है एक तरह से, वो भी एक डोमिनेंस, ये क्या है, हेजेमोनी एस्टेब्लिशमेंट ही होती है। कि लोगों का रिप्रेजेंट, लोग क्या सोचेंगे कि इंडिया में इसी तरह का पहनावा क्या है, भाई इसी तरह का जो डोमिनेट करता है, या इसी तरह का कल्चर है इनका, इसी तरह का पहनावा है, ठीक है। अगर लोग हमारे बारे में दिवाली, होली के त्योहारों के बारे में जानते हैं, तो क्यों जानते हैं? क्योंकि बॉलीवुड की मूवीज में इन सारी चीज़ों की रिप्रेजेंटेशन है। अगर बॉलीवुड मूवी में कुछ ऐसा नेगेटिव दिखाया जाता है, या वुमेन्स के अगेंस्ट कुछ नेगेटिव इस तरह की एक्टिविटी हो रही है, तो क्या रिप्रेजेंटेशन जाएगा इंटरनेशनल लेवल पे? ऑलमोस्ट ऑल इंडिया में इसी तरह के वो होते हैं वुमेन्स के अगेंस्ट। तो कहीं न कहीं इतना बड़ा रिप्रेजेंटेशन है बॉलीवुड का, तो इस तरह क्या है, हेजिमोनी है बॉलीवुड की। एक ये जो एक पर्टिकुलर ये जो है स्फीयर है, इंस्टीट्यूशन है बॉलीवुड हमारा, वो क्या करता है, पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। एक इंस्टीट्यूशन डोमिनेट करता है इंडिया की रिप्रेजेंटेशन में आउटसाइड टू द पब्लिक, जो कॉमन पीपल है उनके। ये एक हो गया हेजिमोनी का एग्जांपल। इसके अलावा देखो, हेजिमोनी ये एक बॉलीवुड का है। इसके अलावा अगर आप डोमिनेंट कास्ट हेजिमोनी अगर आप देखते हैं, तो चलो हम एग्जांपल लेते हैं 2 स्टेट का। एक हम बात करते हैं पंजाब स्टेट, बड़ी सिमिलर सी स्टेट है, तो जैसे भी हरियाणा जो है पंजाब से ही निकला है। दूसरी हम बात कर रहे हैं हरियाणा स्टेट की। इन दोनों स्टेट में कौन सी कास्ट डोमिनेट करती है? अगर आप पंजाब में जाएंगे तो जो जट कास्ट, देखो सिख अलग होते हैं, इसके अलावा जो जट हैं, जो ये कास्ट डोमिनेट करती है, राइट। अगर आप हरियाणा में जाएंगे तो उसी उसको जाट बोल देते हैं, ये क्लास डोमिनेट करती है, ठीक है। लेकिन क्या ये डोमिनेट करती हैं अपनी पावर को, वो करती हैं, यूज करती हैं टू डोमिनेट करने के लिए? सिर्फ पावर यूज नहीं कर रही है कास्ट डोमिनेट करने के लिए, ये और सारे मेथड भी यूज कर रही हैं। सपोज करिए अगर हम पंजाब का एग्जांपल लेते हैं, तो सॉन्ग, आपने पंजाबी सॉन्ग सुने ही होंगे। जितना वर्ड जट यूज होता है पंजाबी सॉन्ग में, शायद ही कोई और चीज इतना यूज होती होगी। फॉर एग्जाम्पल, जट्टा दे ठिकाने वलिए रब भी ना जाने वलिए, जट यूज हो रहा है। इसके अलावा अगर हम दूसरे सॉन्ग का एग्जांपल ले, प्यार नाल मन पावे गुस्से नाल मन, हुण कब्जाई चलो तेरे उत्ते जट्टा वे, ठीक है, ये भी जट है। इसके अलावा वेरियस एग्जांपल यू कैन हैव द नो, जट 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 इतने बार जट यूज होता है यहाँ पे। तो एक सिर्फ पावर ही नहीं, ये कल्चरली इसको ऐसा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, डोमिनेंस ऑफ रूलिंग क्लास कल्चर, कल्चरल वैल्यूज, बिलीफ, नॉर्म ओवर सोसाइटी। तो जैसे इन्होंने जट को इतना, जट इनकी डोमिनेंट कास्ट है, वो जट का नाम इतना यूज करती हैं, और उन गानों में वो जिस तरह की चीजें शो करेंगे, वहाँ पे असला ज्यादा शो किया जाता है पंजाब उसकी सॉन्ग्स में, तो वहाँ पे असला डोमिनेट करेगा। और अगर आप देखेंगे तो हरियाणा की देख लें या फिर पंजाब की देख लें, उनका जो पहनावा है, सूट बहुत डोमिनेट करते हैं दोनों स्टेट में। जो उनके सॉन्ग्स में सूट, ऑलमोस्ट दूसरे कोर्स भी होते हैं, लेकिन सूट है डोमिनेट करते हैं। तो जो दूसरे अदर कास्ट के पीपल भी हैं, उनके लिए भी क्या आइडलाइज करेंगे, सूट को ही आइडलाइज करेंगे। वो भी उनके बिलीफ सिस्टम में हो जाएगा, सूट इज अ वेरी गुड टू कैरी। जो अगर देखो, और अगर पंजाबी सॉन्ग में देखें, तो जो गाड़ी है उसमें थार बहुत डोमिनेटेड है। बहुत सारे सॉन्गों में थार को एक वेरी डिफरेंटली उसको वो किया जाता है, शो किया जाता है। अगर आप साउदर्न स्टेट में चले जाएंगे, तो शायद थार की उतना डोमिनेट ना करे थार, भाई वहाँ पे चलो मर्सिडीज डोमिनेट कर रही है, कोई और डोमिनेट कर रही है, लेकिन जो थार का डोमिनेशन है हरियाणा में और पंजाब में, बिल्कुल डिफरेंट लेवल का ही है। और ऑल थैंक्स टू द सॉन्ग्स, ये सारे सॉन्ग्स वगैरह से क्रिएट हुआ है ये सारा। तो सॉन्ग हो गया। अगर आप हरियाणा में क्या पहना जाता है, कुर्ता, व्हाइट कुर्ता एंड पगड़ी। तो जो ये पहनावा डोमिनेट करता है, सॉन्ग्स में भी डोमिनेट करेगा, या अगर कोई और दिखाएंगे तो ये डोमिनेट करेगा। अगर हरियाणा का रिप्रेजेंटेशन भी होगा, तो इन्हीं क्लोथ से होगा। अगर आप वैसे जाएंगे ना, तो कोई नहीं कहेगा कि हरियाणा में ये डोमिनेट करता है, दिस बेसिकली। और ये आप कह सकते हैं कि बिल्कुल एक कास्ट से भी रिलेट करता है ये पहनावा, और इन्होंने इसको इतना डोमिनेट किया कि पूरी स्टेट का रिप्रेजेंटेशन ही ये पहनावा करता है। हरियाणा में सूट का रिप्रेजेंटेशन होता है, और वो सबका हो सकता है कि शायद कुछ ऑलमोस्ट, शायद तो अब तो बेसिकली एट द एंड सबने ही वहाँ पे जितनी भी कास्ट वहाँ पे है, वो ये इसी पहनावे को क्या करती है, डोमिनेट, मतलब इसी पहनावे को कैरी करती है। अगर आप हरियाणा की और चीज़ों की बात करें, अगर हम हरियाणा का एग्जांपल लें, तो जैसे अब हरियाणा की जितने भी आप नंबर ऑफ सॉन्ग सुनेंगे ना, तो उसमें जो हुक्का यूज किया जाता है ना, हुक्का,
वो बहुत यूज़ होता है हुक्के का यूज़। इसके अलावा अगर हरियाणा में 2 चीज़ें वेरी फेमस, देखो फूड की बात करेंगे तो हरियाणा में जैसे फेमस है दूध-दही का खाना। ऐसा थोड़ी है कि हर कोई दूध-दही को इतना प्रेफ़र करता है। जो हरियाणा में फार्मिंग कम्युनिटी है, जो जाट कम्युनिटी है, वो पहली बात फार्मर कम्युनिटी है, ठीक है। देखिए थोड़ा एग्ज़ाम्पल कॉम्प्लेक्स ना हो जाए तो मैं आपको थोड़ा अच्छे से समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि कल्चरल, ये जो हेजिमोनी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कल्चरल हेजिमोनी ऐसा नहीं है कि आप थोड़े इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग थी कास्ट तो डोमिनेट कर पा रही हो अपनी पावर के थ्रू। दिस इज नॉट ओनली द इकोनॉमिक बेसिस, देयर इज अ वेरियस और बेसिस कि पूरे जो अदर थिंग्स है वहाँ के बिलीफ सिस्टम को, नॉर्म सिस्टम को, वैल्यू सिस्टम को ही इन्फ्लुएंस कर देते हैं। सिर्फ पावर को तो ऑथराइज भी नहीं करते, ये उसको कोई ऐसी अथॉरिटी भी नहीं देते, वो करते। उनके वैल्यू और बिलीफ सिस्टम ही ऑल अराउंड ऐसे चेंज कर दिए जाते हैं। चलो हम एक बार हरियाणा, यहाँ पे ना एक तो पेज की बहुत कमी है, मुझे लगता है कुछ खाली पेज चाहिए। हरियाणा की बात कर रहे थे। हरियाणा, देखो 2 चीज़ें काफ़ी फ़ेमस है, जाट, ठीक है? एग्रीकल्चर में फार्मिंग बेसिकली इनके पास ज़मीन ज़्यादा होती है, तो एग्रीकल्चर में ये होते हैं, ठीक है? तो अगर जितने भी आप हरियाणा में जितने भी सॉन्ग्स प्रोड्यूस होते हैं, उसमें जो आप एग्रीकल्चर पे जितना फ़ोकस, पंजाब में भी आप एग्रीकल्चर पे जो फ़ो पंजाब में भी फार्मिंग कम्युनिटी के पास काफ़ी ज़मीन है, काफ़ी फ़ेमस है, रिच कम्युनिटी है, ऐसी बात नहीं है, डोमिनेट करती है, जट ही इसमें डोमिनेट करते हैं नंबर 1। जो आप इन्फ्लुएंस इसका देखेंगे ना, ये जो सॉन्ग्स में हरियाणा के सॉन्ग ले लें, पंजाब के सॉन्ग ले लें, जो फार्मर की जो वो देखेंगे कि फार्म नंबर ऑफ सॉन्ग्स है ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है वेरी डिफरेंट लेवल में। तो ये आप ये सॉरी एक्सक्यूज मी, ओके, इसमें ऐसे तो एट द एंड जो फार्मिंग की जो जो जितनी अच्छी नज़रों से, जितनी अच्छे उससे यहाँ पर देखा जाता है ना फार्मर को, अगर फार्मर तो शायद उसको, आपको ऐसे नहीं स्मॉल फील नहीं होगा कि भाई अच्छा तुम्हें दया आए। जैसे अगर आप दूसरी स्टेट में चले जाओगे तो वहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे फार्मर ने सुसाइड कर लिया, यहाँ पे ये हो, चलो ये चीज़ें इंसिडेंट ऑफकोर्स होते हैं, लेकिन जब आप हरियाणा और पंजाब की बात करते हैं तो यहाँ पर ये जो फार्मिंग है वो डोमिनेटेड कास्ट है यहाँ पे, तो यहाँ पे इनका थोड़ा-सा डिफरेंट ही रेफरेंस रहता है, दूसरा ही अपना वो रहता है, अलग से ही अपना सॉन्ग्स में देख लेंगे आप कितना इनका रिप्रेजेंटेशन रहेगा फार्मिंग का। चलो ये हो गया, अब मुझे कोई सॉन्ग याद नहीं आ रहा, अदरवाइज़ मैं दिखा देती ये दिला देती कि कैसे फार्मिंग को भी रिप्रेजेंट किया जाता है। वैसे दूसरे जैसे बापू ज़मींदार आपने सुना होगा, उसमें चलो उन्होंने थोड़ा उसको पैसे कमी दिखाई गई है, बापू ज़मींदार किथों लेके देवे कार, तो ये भी है। चलो हम हरियाणा की बात कर लेते हैं, हरियाणा में क्या है, एग्रीकल्चर वाइज़ फेमस, एग्रीकल्चर डोमिनेट करता है, जाटों के अंडर ही आता है पहली बात। उसके अलावा वो रिप्रेजेंट भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चर की भई ऐसा तो हर जगह अगर आप देखेंगे तो कोई फार्मर का नाम सुन के दयनीय भाव आएगा, लेकिन हरियाणा में जाएँगे तो उन्होंने अपने कल्चर में, अपने पूरे सॉन्ग्स के ज़रिए या इसके ज़रिए इतना उसको अपर दिखाया ना एग्रीकल्चर को, तो वहाँ पे दया का नहीं, वहाँ पे प्राउड का वो आती है आपको। इसके अलावा अगर आप और देखेंगे तो जैसे अगर फार्मर है तो वहाँ पे डेयरिंग वगैरह भी होती है, पशुपालन भी होता है, और अगर आप जो फार्मिंग जो है जो या फिर जट जो कास्ट जाट कास्ट डोमिनेंट कास्ट जो है यहाँ पे, वो भैंस वगैरह या गाय वगैरह ये चीज़ें पालती हैं। दूसरी कास्ट में शायद बकरी वगैरह भी ये रखते होंगे अपने आस-पास। लेकिन तो अगर इनके सॉन्ग्स भी देखेंगे तो तुम्हारे नाम पे डेयरी खुलवा देंगे, इस तरह के सॉन्ग्स हैं। तो बेसिकली डेयरी का इससे क्या होता है, उससे ऐसा नहीं होगा कि उसकी वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है, उसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है। तो जो ये चीज़ें यूज़ कर रहे हैं ना, जैसे डेयरिंग करते हैं, फार्मिंग करते हैं, तो उनको अपने सॉन्ग्स में भी इस तरह रिप्रेज़ेंट करते हैं कि they influence the people, they shape norms, they shape values, they become the part of the culture and the belief of the people। और जितने भी अदर कास्ट हीर भी रहते हैं और भी रहते हैं, और सारे नंबर ऑफ पीपल रहते हैं और अदर कम्युनिटीज भी रहती हैं, पर जो इन्फ्लुएंस जो पूरा हरियाणा का कल्चर ही हो रहा है, रिप्रेजेंट हो रहा है, वो इन्हीं सब चीजों से रिप्रेजेंट हो रहा है, जो सिर्फ एक कास्ट की क्या थी, अपनी वैल्यू बिलीफ सिस्टम थे, जो उनके नॉर्म्स वगैरह थे, उसी से पूरे हरियाणा के वैल्यू नॉर्म्स डिफाइन हो रहे हैं, उसी से पूरे पंजाब के, ऐसे ही अदर स्टेट में चले जाएँगे तो ऐसा ही अदर स्टेट में होगा। तो आप आई होप आपको कल्चरल हेजिमोनी समझ आई होगी कि बेसिकली क्या आता है कि सिर्फ वो पावर को यूज़ नहीं करते हैं ये दूसरों को वो करने के लिए, वो अपने जो उनके खुद के वैल्यूज़ नॉर्म्स है वो ऐसे स्प्रेड कर देते हैं कि वो अल्टीमेटली सबके वैल्यूज़ एंड नॉर्म बन जाते हैं। दिस इज़ समथिंग रिलेटेड टू द कल्चरल हेजिमोनी अपनी एस्टेब्लिश कर देते हैं। तो एक बार ये भी पढ़ लेना लाइनें, इंट्रोड्यूस द कांसेप्ट ऑफ कल्चरल हेजिमोनी व्हिच रेफर टू द डोमिनेंस ऑफ ए रूलिंग क्लास कल्चरल वैल्यूज़ बिलीफ नॉर्म्स ओवर सोसाइटी। उस सोसाइटी में रूलिंग क्लास के जो कल्चर नॉर्म्स वैल्यूज हैं वो क्या हो जाते हैं, वो हो जाते हैं। तो अगर आप, आई होप आपको समझ आ गया होगा, मैं एक बार दोबारा से जैसे कि जितना
जाट जट यूज़ किया जाता है पंजाबी सॉन्ग्स में, थार यूज़ की जाती है, एग्रीकल्चर यूज़ किया जाता है। ये सारी चीज़ें ट्रैक्टर, दोनों स्टेट्स में ट्रैक्टर भी बहुत कॉमन है। तो ये जो ट्रैक्टर यूज़ किया जाता है ना, तो सॉन्ग्स के ज़रिए, मूवीज़ के ज़रिए और इन सब चीज़ों के ज़रिए पूरी सोसाइटी का ही क्या बना देते हैं, पूरी सोसाइटी उनसे रिप्रेज़ेंट हो रही थी होती है, जो डोमिनेट क्लास का जो डोमिनेंट जो थी, वहाँ पे जो डोमिनेंट क्लास थी, उसके नॉर्म्स एंड कल्चर पूरी सोसाइटी को रिप्रेजेंट करने ले जाते हैं। दिस इज द एग्जांपल ऑफ कल्चरल हेजेमोनी। बॉलीवुड जैसे पूरे इंडिया की जो रिप्रेजेंटेशन है वो बॉलीवुड से होने लगी, एक स्टेट की पूरी रिप्रेजेंटेशन एक क्लास एक कास्ट से होने लगी। ऐसे ही अगर और बड़े और बिगर लेवल पे देखें तो एशिया की रिप्रेजेंटेशन किससे होगी, अगर उससे बड़े लेवल पे देखें जैसे अफ्रीका की रिप्रेजेंटेशन किस हिसाब से होती है। जब हम अफ्रीका की बात करते हैं तो ऐसे तो है नहीं कि एक कंट्री का नाम आता है, मतलब जो आपके जो ऐसे रिप्रेजेंट होती हैं चीज़ें, वो हेजीमोनी का स्टेटमेंट, जैसे डेवलप कंट्रियों की रिप्रेजेंटेशन कहीं ना कहीं मेन उनका लीडर अमेरिका से होती है, तो अमेरिका दिमाग में आता है ज़्यादा, डिपेंड करता है कि हेजीमोनी स्टेब्लिशमेंट कर देना। अगर दूसरा एग्जांपल लें, वर्ल्ड लेवल पे एग्जांपल लें, तो जैसे डेवलप नेशन है, पैसा बहुत है, पैसे की बदौलत ही जैसे पैसा बहुत है इनके पास, तो उसी हिसाब से मीडिया सेंटर ये बहुत कंट्रोल करते हैं, वो सारी टेक्नोलॉजी काफ़ी कंट्रोल करते हैं। तो इनका जो हेजिमोनी है, इनका जो लैंग्वेज है, उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो डिफरेंट लेवल की है, अपनी लैंग्वेज को प्रेफरेंस देते हैं और हर जगह इनके लेवल को उसी तरह से प्रेफरेंस, उसको थोड़ी प्रेफरेंस भी तो मिलती है, टिल्टेडनेस भी तो मिलता है। अगर आप चाइना के चले जाएंगे, चाइना में तो देखेंगे कि जो उनका मेन ट्रेडिशनल आउटफिट है वो हार्डली मतलब फंक्शन वगैरह पे यूज होता है तो हो जाए, अदरवाइज तो मुझे जितने भी अगर आप वैसे वीडियो देखेंगे तो आप पाएंगे सिर्फ वेस्टर्न क्लोथ ही मिलते हैं वहाँ पे। तो ये क्या है, कल्चरल हेजिमोनी का कि वहाँ के जो कल्चर जो क्लोथ रिप्रेजेंटेशन है वो भी है वेस्टर्न ही है एक तरह से। तो ये भी हेजिमोनी है कि वेस्टर्न कल्चर इतना हेजी उसका वो करता है, वहाँ पे थ्राइव करता है, डोमिनेट करता है। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल हो गए, 3 एग्जाम्पल ले लिए, स्मॉल बिगर लेवल पे देख लेना, प्रिजन नोटबुक याद रखेंगे। अब बात करते हैं, ओके, दूसरे कंसेप्ट की बात करते हैं। तो हम बात करेंगे ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल की एंड इंटेलेक्चुअल हेजिमोनी की। ओके, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। हम बात करते हैं इंटेलेक्चुअल हेजिमोनी की सबसे पहले। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ इस स्पेस में हम बात करेंगे। इंटेलेक्चुअल हेजिमोनी का हम एग्जाम्पल लेते हैं कैपिटलिज्म से। कैपिटलिज्म क्या है, जो प्राइवेट इंडस्ट्री है उनको स्कोप देना सॉरी, उन पे किसी भी तरह का कंट्रोल इस्टेब्लिश ना करना, गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी इंटरफेरेंस ना करना उसमें, उन्हें अपना बिजनेस करने देना, वो बाकी जो भी वो करें। कैपिटलिज्म का मतलब क्या है, एट द एंड की प्रॉफिट आउटपुट होना चाहिए, प्राइवेट के हाथ में सब कुछ होना चाहिए और गवर्नमेंट को मिनिमम कंट्रोल रखना चाहिए अपना। ये क्या है, कैपिटलिज्म है। और जो आप कहीं भी जाएंगे तो अगर आप, इंडिया ने भी थोड़ा पहले सोशलिज्म की तरफ टिल्टेड होने की कोशिश करी थी, एट द एंड फिर ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, इस तरह के रिफॉर्म हुए और उसमें फिर क्या हुआ, प्राइवेट को पूरी ऑलमोस्ट जो भी जैसे हेल्थ केयर छोड़ दें या एजुकेशन छोड़ दें, इस तरह की जो डिफेंस छोड़ दें, इस तरह की चीज़ों को छोड़ के बाकी जितना भी अथॉरिटी है वो प्राइवेट को ही दे दी गई, क्योंकि ठीक है। चाइना में अब देख ले कि भाई बेसिक वन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट तो एक ही है पूरे उसके लिए, मल्टी पार्टी सिस्टम नहीं, वन पार्टी सिस्टम है, थोड़ा सा अथॉरिटेटिव भी वो होता है। लेकिन जब बात आती है ना मार्केट की, तो मार्केट में उन्होंने भी क्या यूज़ किया कि प्राइवेट के हाथों में मोस्टली बहुत सारी चीज़ें प्राइवेट के हाथों में ओपन कर दी हैं। रशिया में बात कर ले, रशिया में भी सोशलिज्म स्टार्ट हुआ था पहले, लेकिन एट द एंड देखो, एट द एंड उन्होंने भी क्या किया कि भाई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन पे, तो मेन मुद्दा क्या है कि कैपिटलिज्म कैसे स्प्रेड हो गया कि प्राइवेट पे कोई भी कंट्रोल नहीं होना चाहिए, प्राइवेट इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश कर देना चाहिए। तो ये क्या है एक एक आइडियोलॉजी है, इन बेसिकली इसकी क्या हो गई है, वो डोमिनेट कर रही है हर जगह पे। तो ये क्या है, इंटेलेक्चुअल हेजिमोनी है। इसमें क्या होगा भाई, डेवलपमेंट, अगर हम इसकी एक एग्जांपल हमने देख लिया, इसके अलावा अगर आप न्यूज़पेपर पे जाएं, नंबर ऑफ न्यूज़ सुने, आप क्या प्रेफर करेंगे, डेवलपमेंट प्रेफर करेंगे या फिर कुछ और प्रेफर करेंगे? ऑलमोस्ट एवरीवन वांट टू बी डेवलप ना, एवरीवन डेवलपमेंट प्रेफर करेगा कि आपके एरिया में इंडस्ट्री आए, इंडस्ट्री आएगी तो क्या होगी, जॉब्स क्रिएट होंगी, हमें जॉब्स मिलेंगी, नंबर ऑफ कंपनी क्रिएट होंगी, क्या होगा, तो भाई मैन्युफैक्चरिंग अच्छी होगी, जॉब्स ज़्यादा होंगी, ये सारी क्या होंगी, अच्छी चीज़ें होंगी। ये क्या है, इंटेलेक्चुअल हेजेमोनी है। आप भी इसे एग्री करेंगे, हम भी एग्री करेंगे, नंबर ऑफ न्यूज़ चैनल देखेंगे, वहाँ पे भी इसी बात से एग्री किया जाएगा, ठीक है। तो इसी हिसाब से हम एग्जाम्पल लेते हैं डेवलपमेंट का। डेवलपमेंट में क्या हुआ, 1970 की बात है, गवर्नमेंट पॉलिसी 1970 की बात है, यार पॉइंटर पे थोड़ा ध्यान दे, पॉइंटर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ लगा लेते थोड़ा सा।
1970 की बात है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज में इसको इम्प्रूव कर दिया जाता है, किसको, भाई लॉगिंग को, डिफॉरेस्टेशन को, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, उत्तराखंड का एरिया था, 1970 की बात थी, गवर्नमेंट ने उसको इम्प्रूव किया, उसको पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस किया, लॉगिंग को, डिफॉरेस्टेशन को, लेकिन वहाँ के खासकर वहाँ के लोगों को नहीं, खासकर वुमेन्स को ये चीज़ पसंद नहीं आई और उन्होंने क्या कर दिया, पेड़ों से चिपक गए बिल्कुल, कि काट नहीं देंगे, चाहे हमें काट दो। इसको क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं चिपको आंदोलन, ठीक है। और ये क्या है, ये है ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल। ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल का मतलब क्या है, कि हो सकता है आपके पास एकेडमिक एजुकेशन ना हो, जो एजुकेशन हो भाई लेकिन फिर भी आपके पास एक अंडरस्टैंडिंग हो राइट एंड रॉन्ग की, या फिर एक डिफरेंट टाइप, सर्टेन टाइप जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो वाली अंडरस्टैंडिंग हो, कि भाई उनको ये अंडरस्टैंडिंग हो कि नीड क्या है, ज़रूरतें क्या हैं, क्या सही है, क्या गलत है, इसके फ्यूचर इम्प्लीकेशन हम पे क्या होंगे। एज देखो, जैसे वुमेन्स अगर वो चीज़ें नहीं रहेंगी तो वुमेन्स का जो भी वर्क है उस पर वर्कलोड क्या होगा, वुमेन्स की कंडीशन क्या हो जाएंगी, इन सारी चीज़ों के बाद आपके पास एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो तो क्या होगा, उसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल, ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल, ठीक है। ठीक है, अब इसकी काउंटर हेजिमोनी क्या होती है, याद रखेंगे, वर्ड सुनेंगे, काउंटर हेजिमोनी, मतलब हेजिमोन को काउंटर करने के लिए, उसके अगेंस्ट। तो जब ये इंटेलेक्चुअल हेजिमोनी थी, चिपको आंदोलन आया, उसने क्या किया, उसी की वजह से भाई वो इतना रिप्रेजेंट, मतलब इतना कवरेज हुई मीडिया की और हर जगह इतना सेपरेट हुआ ये मूवमेंट, कि लोगों को समझ आने लगा कि भाई डेवलपमेंट अच्छी चीज़ है, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो जाए, सिर्फ डेवलपमेंट नहीं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि भाई फ्यूचर जनरेशन को भी जो बेनिफिट मिलते रहे, आज की जनरेशन को भी बेनिफिट मिलते रहे, और जो इन्वायरमेंट है वो हार्म ना हो, जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन है, इस तरह के लॉ बनाए गए, उसके लॉ इंट्रोड्यूस किए। इसके बाद इसके जो फोरेस्टेशन पे जो भी मोमेंट फोकस इंक्रीज हुआ, चीज़ों को देखने का नजरिया बदल गया। ये क्या है, काउंटर हेजिमोनी थी, उस हेजिमोन को काउंटर करने के लिए ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल आए। ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल बेसिकली आप फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, बट आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, कॉमन सेंस है, प्रॉब्लम्स का आइडिया है, सॉल्यूशंस का आइडिया है, दिस इज ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल। और काउंटर हेजिमोनी का मतलब है कि जो चिपको मूवमेंट क्या था, एक काउंटर मूवमेंट ही था, जो हमारी जो बेसिक जो डेवलपमेंट के अगेंस्ट जो पॉलिसीज थी, गवर्नमेंट की पॉलिसीज थी, जो एक इंटेलेक्चुअल हेजिमोनी थी, उसके अगेंस्ट ही था, काउंटर हेजिमोनी के जो ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल है। आई होप दिस इज अंडरस्टैंडेबल टू यू व्हाट आई एम सेइंग। तो आपने देख लिया कि ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल का मतलब बेसिकली यही है कि जो फॉर्मल एजुकेशन है, लेकिन फिर भी आपको एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स, कि भाई इसके इम्प्लीकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, इसकी आउटकम क्या क्या हो सकती हैं, और इसका जो इफेक्ट क्या क्या होंगे लोगों पे, तो इसकी अंडरस्टैंडिंग हो। और उसको अगेंस्ट, उसके रिस्पॉन्स में, जब हेजिमोनी है एक इंटेलेक्चुअल जो है, उसके रिस्पॉन्स में अगर कुछ किया जाए, हेजिमोनी के अगेंस्ट कुछ किया जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, काउंटर हेजिमोनी। जैसे कि चिपको आंदोलन क्या था, क्या वो भी काउंटर हेजिमोनी का एक वो था। उसकी वजह से क्या हुआ, लॉ इंट्रोड्यूस हुए, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन पे लोगों का फोकस इंक्रीज हुआ, डिफोरेस्टेशन पे लोगों का फोकस इंक्रीज हुआ, ओवरऑल तो ये सारे चेंजेस हुए। नंबर 3 इनका क्या है, इनका कॉन्सेप्ट, स्टेट एंड सिविल सोसाइटी। स्टेट का मतलब क्या है, स्टेट के अपने इंस्टीट्यूशन है, पुलिस है, ठीक है, मिलिट्री है, जी है, बिल्कुल है। ये सारे क्या है, स्टेट के इंस्टीट्यूशन है। इसके इसके थ्रू क्या है, स्टेट क्या करती है, उनकी भाई अपनी पॉलिसीज बनाती है, वो कंट्रोल एस्टेब्लिश करती है। और सिविल सोसाइटी क्या है, सिविल सोसाइटी का बेसिकली एनजीओ लगा लें आप, और वेट ए मिनट, तो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन लगा लें, या फिर और वो इंस्टीट्यूशन लगा लें, ये सब किस में आएगा, ये आएंगे सिविल सोसाइटी में। तो हम बात करते हैं, सपोज कर एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। देखो वुमेन जो ये वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, इस तरह की मिनिस्ट्री है। ये क्या है, स्टेट है, स्टेट का इंस्टीट्यूशन है। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे और जितने भी है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर है, ये क्या स्टेट इंस्टीट्यूशन है। तो हम एक बात करते हैं LGBTQ कम्युनिटी की। इसमें क्या आती है, काफ़ी सारे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से पीपल हो, आम कॉमन पीपल हो, या LGBT कम्युनिटी से लोग हो, एनजीओ से लोग हो, इसमें क्या होते हैं, इकट्ठा होते हैं। और इसी इकट्ठे होने को क्या बोलते हैं, सारे लोगों को, इसी को बोलते हैं सिविल सोसाइटी। गवर्नमेंट की अपनी एक पॉलिसी है, अपनी एक लॉ है। पहले क्या था,
एलजीबीटी कम्युनिटी के जो भाई रिलेशनशिप थे वो क्या थे, क्रिमिनलाइज थे, क्रिमिनल एक्टिविटी माना जाता था उसको। लेकिन बाद में ये सारी चीज़ें जैसे इससे ये जो है नंबर ऑफ पीपल इकट्ठा हुए, एलजीबीटी कम्युनिटी इकट्ठा हुई और एनजीओ इकट्ठा हुए और उन्होंने मिलकर इसके अगेंस्ट आवाज़ उठाई। तो पॉलिसीज में भी चेंजेस हुए, स्टेट ने भी अपनी पॉलिसीज में चेंज किया और उसको क्या कर दिया, डिक्रिमिनलाइज कर दिया। जो कोर्ट है वो भी क्या है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ही है ये, तो ये स्टेट के अंदर आएंगे। स्टेट देख रहे हैं आप ये, और जितने भी ये हैं एलजीबीटीक्यू है, एनक्यू है, या हम आप जैसे लोग हैं, वो सब किसी अंदर आएंगे, सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी क्या होती है, इकट्ठा होती है और जब सोर्सेस जब उसको अपनी पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवानी होती है, तो जो काउंटर हेजिमोनी, उस गवर्नमेंट की हेजिमोनी को, स्टेट की हेजिमोनी को काउंटर करना होता है, तो वो इकट्ठा होते हैं और अपना जो से भाई अपने तरीके से क्या करते हैं, चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो चेंज हुआ, उसको क्रिमिनलाइज कर दिया गया, लेकिन अभी तक जो उनकी मैरिज है उसको वो नहीं किया गया, डिक्रिमिनलाइज नहीं किया हुआ। मैरिज आप अभी एलजीबीटी कम्युनिटी में अलाउड नहीं है, ये अभी थोड़े दिन पूरा फैसला भी आया था। तो बस वही है सिविल सोसाइटी एंड स्टेट के बारे में इनका क्या लिखा हुआ है, goes beyond a simplistic view of state as a repressive apparatus. State encompass both coercive institution, देखो coercive में जैसे military और police हो गई, and civil society institution, education, media and family. Approach, role of civil society in shaping ideologies, maintaining social order, emphasizing the need of comprehensive analysis of power structure. तो बेसिकली ये क्या है, सिविल सोसाइटी भी स्टेट का एक पार्ट है। इसके अलावा स्टेट के पास अपने कोरिसिव इंस्टीट्यूशन भी है, मिलिट्री है, ये भी एक तरह से इसी का पार्ट है। लेकिन हम बात करें ना कि स्टेट क्या है, स्टेट ये है, सिविल सोसाइटी एक ये है, कैसे चेंज हो जाता है स्टेट की हेजेमोनी से सिविल सोसाइटी में, इस तरह से ये एक वही बात है। प्रिजन नोटबुक तो एक ही है और ये तो बहुत आसान है याद रखना, प्रिजन में थे तब वो जो लिख रहे थे उसी को नोटबुक बोल दिया गया। अब बात करते हैं हिस्टोरिकल ब्लॉक एंड पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी की। ठीक है, ठीक है जनाब, इसमें एक बार ये देख लेते हैं इसमें क्या है। alliance between different social groups that form a hegemonic force. He emphasized the importance of forging alliance among various social classes to challenge the dominance of ruling class. And Gramsci idea on political strategy have influenced discussion of building coalition, social and political change. देखो इसको याद रखना, उसको अलग अलग मत मानना कि स्टेट के अंदर कोहेसिव एंड सिविल सोसाइटी दोनों ही आते हैं और वो अपना एम्फेसाइज द नीड ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस ऑफ पावर स्ट्रक्चर। तो ये जब हम बात करते हैं हिस्टोरिकल ब्लॉक एंड पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी की, दो वर्ड हैं, हिस्टोरिकल ब्लॉक एंड पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी। चलो, सिविल राइट मूवमेंट तो याद होगा, यूएसए में जो ब्लैक है, सॉरी जो ब्लैक रेस है उसको रिप्रेजेंटेशन के लिए सिविल राइट मूवमेंट हुआ था। तो हिस्टोरिकल सिविल राइट मूवमेंट में नॉर्मल जो वाइट पीपल थे जो उनके सपोर्ट में थे वो लोग आए, रिलीजियस कम्युनिटी आई, और जो वो पीपल थे वो लोग भी अपने उसके लिए आए, और इसी को क्या बन गया, उन्होंने अपना एक ब्लॉक बना लिया। इन सब ने जो एक चीज से सहमत थे उसी को क्या बोलते हैं, हिस्टोरिकल ब्लॉक, इसी को क्या बोलते हैं, ब्लॉक बनाना। पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी, इसमें से इन्होंने क्या किया भाई, अपने लीगल एक्शन यूज किया कि भाई उसके उन्हें अपनी पटिशन डाली और कुछ किया या और प्रोसीजर यूज किया, नंबर वन। इसके अलावा उन्होंने कुछ चीज़ों के लिए रेजिस्टेंस शो किया होगा कि भाई कहीं कहीं उन्होंने अपना प्रोटेस्ट भी किया होगा, पीसफुल प्रोटेस्ट किया होगा। इसके अलावा नंबर थ्री जैसे कि भाई वर्करों ने अपनी जॉब छोड़ दी जो भी इन पर्टिकुलर रेस से बिलोंग करते थे, और या कुछ और उन्होंने किसी और तरह के एक्शन स्टेप लिए। इसके अलावा जितने भी वो स्ट्रेटेजी यूज करे ना भाई, चलो लीगल स्ट्रेटेजी है, पटिशन डालना वगैरह, हमने भी तो अपने आंदोलन में जितने भी आज़ादी से पहले आंदोलन हुए हैं उसमें भी हमारा क्या था, पटिशन डालना, फिर कोई एक्शन लेना, ऐसे नहीं कि भाई एग्रेसिव एक्शन लेना। जैसे गांधी जी की पॉलिसी थी कि भाई हम हड़ताल करेंगे, ये करेंगे, लेकिन ऐसे कोई एग्रेसिव एक्शन नहीं करेंगे। तो जो ये स्ट्रेटेजीज होती है ना वो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजीज में आती हैं। हिस्टोरिकल ब्लॉक का मतलब है कि जैसे हम अपना ही हिस्टोरिकल ब्लॉक ले लें कि भाई आज़ादी लेने के लिए हमने अपने कितने सारे हिंदू भी उसी में शामिल थे, मुस्लिम भी उसी ब्लॉक में शामिल थे, सिख भी उसी ब्लॉक में, रिच कम्युनिटी हो, जमींदार हो या और कोई हो, किसी भी ब्लॉक में हो, भाई ये सब क्या थे, एक ही ब्लॉक में शामिल। तो इसी को हिस्टोरिक बनाना बोलते हैं। कांग्रेस फॉर्म में हमने डिसाइड किया कि पटिशन डालेंगे, फिर प्रेशर डालेंगे या फिर हड़ताल करेंगे, ये हमारी स्ट्रेटेजी थी। तो इसी को इम्पोर्टेंस देते हैं, इसमें इसी की बात की गई है। रेलेवेंस की बात कर रहे हैं, ये देख लेते रेलेवेंस में उन्होंने क्या लिखा। वैसे मैंने हर चीज़ का वर्ड मतलब आपको समझा दिया, और व्हाट दे आर ही मीन बाय ऑल दिस, जो इनकी थ्योरीज वगैरह जो उन्होंने दी हैं याद रखेंगे। एग्जाम्पल इसलिए दिए जाते हैं ताकि चीज़ें आपको लॉन्ग टर्म रिटेन रहें,
Ultimately, this is gonna matter how much you can retain, how much you can recall. Otherwise, there is a norm in how much you read. If you can't remember it, if you can't recall it. तो देखो कल्चरल हेजिमोनी इन मीडिया की बात करते हैं। तो इन्होंने तो बस रेलेवेंस में तो कुछ नहीं बताया गया कि मीडिया को हम कैसे इन सारी चीज़ों के व्यू करके देख सकते हैं। ये लेंस लगा के जो उन्होंने थ्योरी बताई है, उनका लेंस लगा के हम मीडिया को कैसे देख सकते हैं, पॉलिटिकल डिस्कोर्स हमारी कैसे बिलीफ एंड वैल्यू सिस्टम शेप कर रहे हैं, कैसे सिविल सोसाइटी एंड सिविल मूवमेंट फॉर्म हो रहे हैं, वो भी हम इस जो इन्होंने ये आइडियाज़ दिए ना हिस्टोरिकल ब्लॉक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी उसके उसके लेंस से हम देख सकते हैं कैसे इंटेलेक्चुअल हेजिमोनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में हम ये इंटेलेक्चुअल हेजिमोनी का कंसेप्ट लगा के देख सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन में कैसे हम हिस्टोरिकल ब्लॉक का कंसेप्ट लगा के देख सकते हैं। तो एक बार अगर आप चीज़ों को समझ गए तो देर इज आप उसको देख लेंगे कि भाई डिफरेंट डिफरेंट वे में आप उसको देख लेंगे कि कहाँ ये कंसेप्ट आप सीन कर पा रहे हैं। तो आई थिंक वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। इसके अलावा हमें एक्टिव रिकॉल भी करना है, तो हम यहीं पे इसको ख़त्म करते हैं। थोड़ा सा आप खुद भी पढ़ लेना। एक बार थोड़ा एक्टिव रिकॉल और करेंगे चीज़ों का। तो हाँ, तो हमने एंटोनियो ग्राम्सी के बारे में देख लिया है, एजी उनका नाम है, उनके बारे में हमने देख लिया। क्या याद रखना है हमें इसमें? प्रिजन नोटबुक, प्रिजन नोटबुक ये याद रखेंगे। इनका जो भाई इनके जो भी वर्क है वो है एंटेनियो एंटोनियो ग्राम्सी का नाम था। ये हो गया। हम बात कर लेते हैं थोड़ा एक्टिव रिकॉल जो हमने डे 1 के वाले दिन डिस्कस किया था। डे 1 में हमने किसको डिस्कस किया था? सीएच कूले को डिस्कस किया था। जी ठीक है। देखिए बिना एक्टिव रिकॉल के कुछ भी नहीं है। देयर इज नथिंग इफ यू कैन रिकॉल, इफ यू कैन राइट समथिंग। आप कितना भी रीड कर लिए अगर आप उसको रिकॉल नहीं कर सकते तो देयर इज नो मीन ऑफ, मतलब जो कहते हैं ना कि रिवीजन इज अ मस्ट, तो वो मस्ट ही है फिर। ठीक है। सीएच कूले ने क्या क्या बताया था? सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लुकिंग ग्लास सेल्फ। लुकिंग ग्लास सेल्फ में क्या था कि सपोज करो कि धोनी की इमेज तो आप जानते हैं कि भाई कूल धोनी। विराट कोहली की इमेज आप जानते ही हैं कि भाई वो जो भाई टेंशन होती है तो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। बेसिकली इसमें क्या है कि एक पर्सन है, वो सोचता है कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं। वो सोचता है कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं, और इसी सोचने को, इसी इमेजिनेशन को क्या करता है, जो उसी हिसाब से अपने बिलीफ वैल्यू सिस्टम को डेवलप करता है अपने अंदर, एट द एंड वो वैसा ही बना लेता है खुद को। हम सोचते हैं कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हालांकि दूसरे कुछ भी सोचते हो, लेकिन हमें लगता है कि दूसरे हमारे बारे में ये सोचते हैं, और उसी के हिसाब से हम अपने वैल्यू और बिलीफ सिस्टम बना लेते हैं, और अल्टीमेटली हम वैसी काइंड ऑफ पर्सनैलिटी हमारी क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है। तो उसी को क्या बोलते हैं? सपोज करो धोनी ने भी सोचा हुआ कि सब मुझे कूल सोचते हैं, और ऐसा-ऐसा सोचते-सोचते उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी कूल बना ली। 1-2 बार उन्होंने प्रेशर में परफ़ॉर्म कर दिया, विराट कोहली ने सोशल मीडिया पे हो गया कि कुछ भाई विराट कोहली ऐसे परफ़ॉर्म करते हैं। विराट कोहली को लगने लगा कि दूसरे मेरे बारे में ये सोचते हैं कि मैं प्रेशर में अच्छा परफ़ॉर्म करता हूँ, और उन्होंने भी अपनी एट द एंड पर्सनैलिटी वैसे ही फ़ॉर्म कर दी अपनी बिलीफ और वैल्यू सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करके कि ही कैन प्ले बेटर इन द व्हेन प्रेशर इज़ अराउंड, राइट? व्हेन ही इज़ इन प्रेशर ही कैन। तो हमने ये था लुकिंग ग्लास सेल्फ का कंसेप्ट। इसके अलावा हमने दूसरे कंसेप्ट देखे थे सोशल प्रोसेस एंड सोशल कंट्रोल। सोशल प्रोसेस का बेसिकली मतलब क्या है कि जो भी ये प्रोसेसेस हैं हमारे और हमारी फैमिली में कुछ सर्टेन काइंड ऑफ प्रोसेस हैं। मान लो अगर आप हिंदू रिलीजन से हैं तो प्रोसेस है पूजा करनी है, और होली पे दिए लगाने हैं, दिवाली पे कलर लगाने हैं। अगर आप दूसरी कम्युनिटी से हैं, ईद पे आपको बकरा काटते हैं सब। ठीक है जनाब। और बधाइयाँ देते हैं, गले मिलते हैं, ये सारे सोशल प्रोसेस है। तो कैसे जो चीज़ें हैं आपके एक इंडिविजुअल के बिलीफ एंड वैल्यू सिस्टम में वो फॉर्म करती हैं, वो सोशल प्रोसेस है। सोशल कंट्रोल भी है। अगर किसी चीज़ को सोसाइटी को बढ़ाना है तो उसको रिवॉर्ड देगी उस चीज़ को। जैसे कि अगर आपको ऑनेस्टी को इंक्रीज करना है तो जैसे ही आप ऑनेस्ट होंगे, ऑनेस्टी को वो करेंगे, वही आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी करेंगे जहाँ पे आपकी ऑनेस्टी शो होगी तो आपको रिवॉर्ड मिलेंगे। सब आपकी खूब तारीफें करेंगे, और कोई बधा भाई और कोई अच्छे से ट्रीट करेंगे। अगर आप कोई किसी चीज़ को रिड्यूस करना है सोसाइटी ने, तो उसको क्रिमिनलाइज, जैसे भाई आप किसी को मर्डर कर रहे हो तो क्या क्रिमिनल एक्टिविटी है, तो फिर आपको पनिशमेंट मिलेगी। जैसे इस तो सोसाइटी पर पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड मेथड यूज करती है। सोशल कंट्रोल इसमें हम बात करें कैसे सोशल कंट्रोल होता है, कैसे सोशल ये होती है प्रोसेस होती है। इसके अलावा और क्या हमने देखा था? प्रैग्मैटिज्म हमने देखा था। सोशल साइकोलॉजी के बारे में देखा था। सोशल साइकोलॉजी देखो यही है
कि एक हिंदू धर्म जब आपको एक ट्विटर पे जब भी अगर एक जैसे पठान मूवी में एक सॉन्ग आता है जिसमें कोई भी भगवा कलर के कपड़े पहन के यूज करता है तो वहाँ पे बायकॉट पठान ट्रेंड होने लगता है। तो कहीं ना कहीं आप अंदाजा तो लगा ही सकते हैं कि जो भी पीपल हैं एक सर्टेन काइंड ऑफ रिलीजन से बिलोंग करते हैं, उनकी एक साइकोलॉजी भी सर्टेन टाइप की है। देखो साइकोलॉजी क्या, एक सर्टेन एक साइंस ही है एक तरह की, सोशियोलॉजी से डिफरेंट है। लेकिन माइंड पे जो माइंड बेसिकली माइंड से रिलेटेड है, लेकिन फिर भी क्या है कि कहीं न कहीं आपकी जो कॉमन वैल्यूज़ भी हैं, लोगों की कॉमन बिलीफ्स भी हैं, वो एक सर्टेन कल्चर में रहने की वजह से वो हुए। तो मतलब आपकी साइकोलॉजी भी क्या होती है, कहीं न कहीं आपके एनवायरनमेंट से इफ़ेक्टेड है। अगर आप कहीं भी देखो जैसे कि पैलेस्तीन में अब जिस तरह की एक्टिविटी हो रही है, जो इज़राइल बॉम्बिंग कर रहा है हमास पे, तो कहीं न कहीं जो एक सर्टेन एक रिलीजन से भी अभी जैसे अभी वर्ल्ड कप हुआ था तो वहाँ पे पैलेस्टाइन सपोर्टर विराट कोहली से कैसे भाग-दौड़ के विराट कोहली के कितना नज़दीक पहुँच गया था, ये आपको सोशल मीडिया पे भी मिल जाएगी ये वाली न्यूज़। तो क्या है कि एक सर्टेन रिलीजन से बिलॉन्ग करते हैं तो आपकी साइकोलॉजी भी काफ़ी अफेक्टेड होती है। हाउएवर आप में उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। जब आप ग्रो कर रहे थे, जब आप उस रिलीजन के में ग्रो कर रहे थे, तो आपकी साइकोलॉजी इस तरह से इम्पैक्ट हुई है। तो ये क्या होती है? सोशल साइकोलॉजी होती है। प्रैग्मैटिज्म का क्या मतलब होता है कि प्रैक्टिकल यूज़ ऑफ योर प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ योर बिलीफ एंड ये जो आपके बिलीफ एंड वैल्यू सिस्टम फॉर्म हुआ उसकी प्रैक्टिकल कंसिक्वेंसेज रिलेटेड टू प्रैग्मेटिज्म। मान लो अगर आप पैलेस्टीन या इस्लाम रिलीजन से बिलोंग करते हो तो जैसे कि हमास वहाँ पे बॉम्बिंग कर रहा है तो आप क्या देख पाएंगे, आप ये देख पाएंगे कि कितने नंबर ऑफ लोग मर रहे हैं, लेकिन आप ये शायद ना देख पाएं कि शुरुआत हमास ने की थी। हमास बेशक मुस्लिम डोमिनेटेड ग्रुप है लेकिन फिर भी वो एक टेररिस्ट की तरह ही है, उन्होंने पहले उस पर अटैक किया, टेररिस्ट ग्रुप ही तो है। पैलेस्टाइन के तो दूसरे पीपल भी है और नंबर ऑफ पीपल पैलेस्टाइन को सपोर्ट करते हैं ऑफ कोर्स नो डाउट। लेकिन देखो जियोपॉलिटिक्स एक दूसरा ही गेम है, मैं यहाँ पे सही और गलत की बात नहीं कर रही। जियोपॉलिटिक्स सही गलत से कहीं बियॉन्ड है और हमारी तो अंडरस्टैंडिंग से ही बिलोंग बियॉन्ड है। क्या हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, चीज़ें कैसे हो रही हैं, बहुत ही इंटरनल मैटर्स होते हैं, हमें पता भी नहीं है इतनी सारी चीज़ों का। सो वी शुडंट बी कमेंट और वी शुड गिव एनी काइंड ऑफ कमेंट ऑन दैट। तो हम बात कर रहे हैं ये साइकोलॉजी है और प्रिग्मेटिज्म प्रैक्टिकल consequences ऑफ योर साइकोलॉजी के, जो भी आपके बिलीफ एंड वैल्यू सिस्टम है उसके। ये आपने ओवरव्यू कर लिया, ये स्विच कूले थे, लुकिंग सेल्फ ग्लास, प्रैग्मेटिज्म, साइकोलॉजी, सोशल प्रोसेस, सोशल कंट्रोल एंड ये सोशल साइकोलॉजी। इनके 3 वर्क के बारे में हमने देखा था। पहला वर्क क्या था? ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर, याद रखेंगे ये वाली चीज़ें। दूसरा वर्क क्या था? सोशल प्रोसेसेस एंड तीसरा वर्क क्या था? व्हाट इज़ सोशल साइकोलॉजी। ये तीनों किसके हैं? सी.एच. कूले के हैं। जो हमने आज एंटोनियो ग्राम्सी के बारे में डिस्कस किया था, उनका वर्क कौन-सा था? प्रिज़न नोटबुक, ठीक है। दूसरे जो हमने सोशियोलॉजिस्ट, कैनेडियन सोशियोलॉजिस्ट थी ड्रूथी, DOROTHI ई स्मिथ, कैनेडियन है, याद रखेंगे। इंग्लैंड में बोर्न हुई थी, फिर बाद में कनाडा चली गई थी, वहीं की हो गई फिर ये कैनेडियन इन्होंने इन्होंने थ्योरी दी है फेमिनिस्ट स्टैंड पॉइंट की। बेसिकली ये क्या कह रही है, मोस्टली ना एक्सपीरियंस बेस्ड पे चीज़ों पे बात कर रही है। ये क्या कह रही है, हो सकता है कि आप ये सारी चीज़ें देखते हो, आप एक डेटा लिए आउटपुट पे ये देखें, लेकिन ये बात करिए कि आप ऐसे ही डायरेक्टली ना देखें, आप महिलाओं से जाके बात करें, जाके उनसे वो ले। महिलाएँ भी देखो, एक सर्टेन ग्रुप की महिलाएँ अगर हरियाणा में रहने वाले महिलाओं के व्यूज़ अलग तरह से हो सकते हैं, तो आपको ये जानकारी मिलेगी कि शायद हरियाणा एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी है या रिग्रेसिव सोसाइटी है। पंजाब में जाएँ, वहाँ पे आप देखेंगे कि वुमेन्स का इन्वॉल्वमेंट कितना है इंस्टीट्यूशन में, वुमेन का रिप्रेजेंटेशन कितना है, फार्मिंग में कितना है, पॉलिटिक्स में कितना है, एजुकेशन में कितना है, किस सेक्टर में वुमेन ज़्यादा है, किस सेक्टर में कम है या फिर इक्वलिटी में है। और वुमेन वहाँ पे जैसे कि अगर एजुकेशन सेक्टर में जाके देखें, वहाँ वुमेन से बात करें तो क्या उन्हें सेम टाइप ऑफ प्लेजर मिलते हैं, सेम टाइप ऑफ बिहेवियर उनके साथ होता है। बेसिकली कॉर्पोरेट्स में जाएंगे तो सेम टाइप ऑफ बिहेवियर आपको नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि वेजेस कम है इन कंपेरिजनली। और जो से भाई वुमेन्स के वो उनके कई तरह के फैक्टर रहते हैं, भाई उनको मैटरनिटी रिलीव देनी पड़ती है तो शायद इसलिए उनकी प्रेफरेंस कम हो जाती है, या फिर और कुछ भी जो भी है। बेसिकली एक्सपीरियंस पे बात करते हैं, कॉर्पोरेटिव वुमेन से जाके उनके एक्सपीरियंस लीजिए, हेल्थ केयर सर्विसेज में है जाके उनके एक्सपीरियंस लीजिए, तो वुमेन स्टैंड पॉइंट की बात करती हैं। इसके अलावा इनके जो वर्क हैं वो याद रखेंगे। ये जो कौन क्या था इनका, एक वर्क था इंस्टीट्यूशनल एथनोग्राफी, एक इनका वर्क है। उसके अलावा हमें बात की थी एवरीडे everyday world as a problematic as feminist sociology, everyday world as a problematic as feminist sociology। तो चलो हम बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल एथनोग्राफी की। इंस्टीट्यूशनल एथनोग्राफी का मतलब क्या था? अब भाई हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, एक स्कूल की बात कर रहे हैं या फिर एक मिलिट्री उसकी बात कर रहे हैं,
सबके इंस्टीट्यूशन क्या है, अलग-अलग है, स्ट्रक्चर क्या-क्या है, अलग-अलग हैं, लेवल ऑफ अथॉरिटी क्या-क्या है, अलग-अलग है, वुमेन रिप्रेजेंटेशन अलग-अलग है, पीपल्स के एक्सपीरियंस अलग-अलग हैं, जो उनके वैल्यू और बिलीफ सिस्टम है अलग-अलग हैं, मंदिर का अपना एक स्ट्रक्चर अलग है, वहाँ पे जो वैल्यू कन्वे होती है वो अलग है, चर्च का अपना अलग है, और जो मस्जिद है उनका अपना अलग है, गुरुद्वारों का अपना एक स्ट्रक्चर है बिलीफ सिस्टम कन्वेइंग का। उसी तरह से वही हेल्थ केयर सिस्टम का अलग है, एजुकेशन सिस्टम का अलग है, वहाँ पे काम करने वाले लोगों के एक्सपीरियंस अलग-अलग, एग्रीकल्चर में काम करने वाले लोगों के एक्सपीरियंस अलग है, कॉर्पोरेट में काम करने वालों के लोगों के एक्सपीरियंस अलग है, मैन्युफैक्चरिंग में काम करने वाले लोगों के एक्सपीरियंस अलग हैं, सर्विसेज में काम करने वाले लोगों के एक्सपीरियंस अलग है। तो जो इंस्टीट्यूशन है उसकी जो एथनोग्राफी उसके स्ट्रक्चर है, उसके स्ट्रक्चर की वजह से जो आप एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ पर्सनैलिटी आपकी डेवलप होती है, वो इसमें बात करते हैं हम इंस्टीट्यूशनल एथनोग्राफी में, ठीक है। इसके अलावा हमने नॉलेज और डिस्कोर्स एनालिसिस की बात हुई थी, नॉलेज कैसे फॉर्म होती है, आप तक कैसे पहुँचती है और आप उसको कैसे मतलब अपने अंदर इनग्रेन करते हैं, किस तरह से फिर वो आपकी बिलीफ एंड वैल्यू सिस्टम को फॉर्म करती है। इसके अलावा डिस्कोर्स एनालिसिस, डिस्कोर्स का मतलब है कि जो भी आपकी कम्युनिकेशंस हैं और जो कन्वेइंग है, उसमें हम सारी चीज़ों को देखते हैं। सपोज को जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि एक न्यूज़ पब्लिश होती है कि राजस्थान में इतने रेप हुए, मैक्सिमम रेप राजस्थान में हुए, और वही दूसरी रिपोर्ट कहती है कि मैक्सिमम रिपोर्ट रेप कहाँ हुए, राजस्थान में हुए। तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे रिपोर्ट करने की जो वुमेन्स हैं लेस फियरफुल हैं, मतलब ज़्यादा वो रिपोर्ट करवाते हैं, लोग थोड़े प्रोग्रेसिव हैं। तो इस आपका जो डिस्कोर्स है ना, जो आप कैसे इन्फॉर्मेशन को कन्वे करते हो, किस टाइप की लैंग्वेज करते हो, इन्होंने इस पे भी बात की है। नॉलेज आपकी कैसे देखो नॉलेज कैसे फॉर्म हुई है, कैसे ट्रांसफर हुई है, आप तक कैसे पहुंची है, इंस्टीट्यूशनलाइज कैसे हुई है, वो बात की है। डिस्कोर्स है भाई, जो आपकी कम्युनिकेशन है, कैसे उसको रिप्रेजेंट किया है आपने, किस लैंग्वेज में रिप्रेजेंट किया है, किस तरह का डेटा यूज किया है, वो डिस्कोर्स के अंदर आएगा। इन्होंने इस पे भी बात की है। इसके अलावा इन्होंने बात की है एक्टिविज्म पे और प्रैक्टिस पे। बेसिकली मतलब क्या है कि इन्होंने इसमें बात की है कि जो गैप है ना आपके एकेडमिक सर्च का, जो एकेडमिक जो स्टडी है आपके, उसका जो प्रैक्टिकल एक्शन है, उसके गैप के बारे में बात की है। मतलब एक अगर हम बात करते हैं फिर उसको कैसे रिड्यूस किया जाता है, उस बारे में बात की। तो हमने देख लिया इसका डोरोथी ई स्मिथ, इसके जो क्या है कि जो एवरीडे everyday world as a problematic is feminist sociology and institutional ethnography, ये दोनों इनके वर्क हैं। इनके बारे में जो देखो अब ये होगा कि आप इसकी ये मैंने लाइनें बना दी, आपको कुछ समझ नहीं आया होगा, तो जो आपके पास पीडीएफ है ना, वो पीडीएफ आप देखें, उसमें क्या क्या लिखा हुआ है वो देखें, और फिर आपको समझ आ जाएगा जो मैं ये वर्ड बोल रही हूँ कहाँ से बोल रही हूँ। पूरी हेडिंग उनमें सामने लिखी हुई है कि उनके वर्क क्या क्या है। इंस्टीट्यूशनल एथनोग्राफी नंबर 1, एक्टिविज्म प्रैक्टिस एंड एक्टिविज्म नंबर 2, इसके अलावा जो इनके वुमेन फेमिनिस्ट स्टैंड पॉइंट नंबर 3, नॉलेज एंड डिस्कोर्स एनालिसिस नंबर 4, ये सब हमने थोड़ा सा हल्का सा रिव्यू। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, काफी लंबी वीडियो हो गई। थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव ए गुड डे टू ऑल ऑफ यू पीपल, थैंक यू।